नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा से शुरू करेंगे बीमा सखी योजना। योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। योजना LIC के सहयोग से चलाई जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल की विरासत को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। सरदार साहब की विशाल प्रतिमा का किया अनावरण। किसानों ने स्थगित किया दिल्ली कूच। कल बैठक करके लेंगे आगे का निर्णय। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किसान हित को बताया मोदी सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र की हार के बाद अघाड़ी अलाप रहा है ईवीएम राग। महायुति ने पूछा हारने पर ही क्यों आती है बैलेट पेपर की याद। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे राहुल। नार्वेकर औपचारिक ऐलान कल। और एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय बधिर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीते 55 मेडल। 23 देशों में 5वें स्थान पर बनाई जगह। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये योजना खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बीमा जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार है। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत समावेशी पर्यटन, कृषि व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। LIC की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जोधपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। जीवन पर्यंत कर्तव्य अपने इस आदर्श वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर चंदेल परेड ग्राउंड, सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। अमित शाह ने इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल को उनकी उत्कृष्टता के लिए बधाई भी दी। आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे BSF के जवानों ने किया है।
साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक सशक्त सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, जिसके आरंभ में यानी साल 1965 में महज 25 बटालियन थी, जो अब बढ़कर 193 बटालियन हो चुकी हैं, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा बीएसएफ के जवान देश की सेवा में जुटे हुए हैं। बीएसएफ 6,386 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई है, इसलिए इसको देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। चाहे जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर तैनाती का मामला हो, या फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था को कायम रखने की चुनौती हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन की बात हो, सीमा सुरक्षा बल का योगदान हर जगह नजर आता है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमरसफोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। स्थापना दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अलंकरण समारोह एवं ट्रॉफी वितरण भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष डाक कवर और बॉर्डर मेन पत्रिका का विमोचन भी किया। परेड समारोह में एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं जाबाज जवानों ने अपने कर्तव्यों से लोगों के मन को मोह लिया। जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस परेड समारोह मनाया और इस समारोह में सब कुछ देखने को मिला। वीरता और शौर्य की कहानी भी, जिसको सम्मानित किया गया। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, जोधपुर। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों और सरकार गठन के इतने दिन बाद भी इंडी अगाड़ी का ईवीएम का राग अभी भी जारी है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने विपक्षी दलों के नेताओं पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर में मरकरवाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर से वोट कर रही है, लेकिन हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि शरद पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां विपक्ष की जीत होती है तो वहां ईवीएम अच्छी है, जहां हार होती है वहीं वो सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ। ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया।
उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा वो गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए, रोना धोना। और आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी का स्पीकर हुआ। दरअसल बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने आज नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के समय राहुल नार्वेकर के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन भरने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है और किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, इसलिए राहुल नार्वेकर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किए जाने पर राहुल नार्वेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, आदरणीय नड्डा जी, हमारे चाहते लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का मन से शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास दर्शाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभागृह के मेरे जो साथी हैं उन सभी के साथ से आने वाले समय में मैं उनके माध्यम से, सभागृह के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को न्याय दूंगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन में शपथ ली। शनिवार को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट और शपथ लेने से इनकार किया था। आज उनके सुर बदले नजर आए। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि शनिवार को हमारा विरोध प्रतीकात्मक था और अगर हम शपथ नहीं लेते तो सदन में लोगों के प्रश्न कैसे उठाते। कल विरोध किया, आज शपथ ली। कल वो सिंबॉलिक विरोध था और शपथ ली। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों का प्रश्न अधिवेशन में कैसे मांडते थे। तो अभी लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में अगर विषय अधिवेशन में मांडना है तो हमको शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम नहीं लेते तो यहाँ पे जो मन में आते वो सत्ता वाले लोग करते, इसलिए उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे शपथ ली। और इसके साथ ही फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी में बैठे पंजाब के किसानों ने आज अपना मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बैठक के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसान और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें भी हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। प्याज का जो जत्था जाना था वो आज हमने वापस बुला लिया। कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जत्था जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय बता देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है,
बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो, जो MSP कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता संजीव नासियार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पद से तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त बार काउंसिल के सचिव को नासियार के LLB की प्रामाणिकता की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से जांच का अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है। नासियार आम आदमी पार्टी के कानूनी सेल के प्रमुख भी हैं। वे फर्जी डिग्री बनाने जैसे आरोपों पर जांच का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई। इसके बाद BCI ने ये निर्देश दिया कि और उस निर्देश में BCI ने लिखा कि 7 दिसंबर को ही बैठक में देव अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार को जारी की गई LLB की डिग्री में अनियमितताओं के आरोप के संबंध में तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। ये निर्णय 3 सितंबर 2024 के संकल्प के अनुसार गठित एक उप समिति द्वारा की गई जांच और रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के जवाब में लिया गया है। BCI द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एक जांच में संजीव नासियार की डिग्री से जुड़े अभिलेखों में ज़रूरी और साफ विसंगतियां पाई गई हैं। PMB गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज इंदौर के निरीक्षण में पता चला है कि कॉलेज को संबंधित अवधि के दौरान LLB ऑनर्स संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध को और गहरा करने पर जोर दिया। बहरीन की राजधानी मनामा में आज 20वें IISS मनामा सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बातें कहीं। उन्होंने इस क्षेत्र को भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का प्रमुख साझेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत के प्रौद्योगिक साझेदारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। India is concerned, as Dr. Gegerich said, we have a long history, a contemporary sense of the importance of this region for us. It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. I mean, if I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about $170 to $180 billion worth of trade every year, where there is an Indian diaspora today of about 10 million people and growing, which is for us not just a key energy partner, but a broader economic partner, a very crucial source of investment, and increasingly an important technology collaborator. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आवाज़ आज बुलंदी पर है। भारत दुनिया की महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। वह रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का। 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। देश के सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं
जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विंडो ट्रेलिंग ट्रेन के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक निरीक्षण की शुरुआत की। बनारस रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ट्रेन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे की तैयारियों की समीक्षा भी की। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नागालैंड के दौरे पर हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नागालैंड की किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में उनका गर्मजोशी और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इस विविध और रंगारंग समारोह का गवाह बनने के लिए और आतिथ्य के लिए आभारी हूँ। राजस्थान के जयपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को गुलाबी नगरी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की और इस बारे में और जानकारी ली। राइजिंग राजस्थान, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को। और मेरे साथ है राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान किस तरह से देश की प्रगति में अपना योगदान कर रहा है। कर्नल राठौर, हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की, तो आप किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को और राजस्थान के कॉन्ट्रीब्यूशन को? 23 के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया। अब हमारा लक्ष्य है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए और बड़े परिवर्तन की शुरुआत तुरंत हो जानी चाहिए। इसीलिए पहले ही वर्ष में डबल इंजन की सरकार की ताकत से हमने इन्वेस्ट समिट रखा है, राइजिंग राजस्थान उसका नाम है। इसको ग्लोबल समिट हमने बनाया। अगर हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो कितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और बगल में है गुजरात, आपने वाइब्रेंट गुजरात अटेंड किया था, तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली ताकि हम एक और नया मील का पत्थर स्थापित हो? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, अनेक राज्यों से हमने उनकी पॉलिसीज को देखा और उनको आकलन करते हुए राजस्थान के अंदर हमने 21 नई पॉलिसीज बनाई हैं। जो आप जैसे पूछ रहे थे, 23 राष्ट्र ऐसे हैं जो इस इन्वेस्ट समिट, राजस्थान की जो राइजिंग राजस्थान समिट है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राजस्थान का यूएसपी हमेशा से टूरिज्म रहा है। इंडस्ट्रीज में हम गुजरात के कंपैरिजन में अभी उस लेवल तक नहीं आ पाए। बतौर उद्योग मंत्री आपने किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है? देखिए, राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग की जो कंपनीज है वो बहुत बढ़िया कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनीज हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इन सभी जो सेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा एक पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल जोन बाड़मेर के अंदर तैयार हो रहा है। तो राजस्थान में कोई कमी ही नहीं है। आपने सुना उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को। राजस्थान में कोई कमी नहीं है और राजस्थान सिर्फ यही कह रहा है, पधारो हमारे देश। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक न्यूज़पेपर में लिखे अपने लेख में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को उसकी विविध संस्कृति और आर्थिक क्षमता के कारण भारत का विकास इंजन बना दिया है। पूर्वोत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन, बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस वजह से लुकीस नीति और एक्टिस की अगर बात की जाए उसमें भी संशोधन किया गया है।
अब एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट लागू है। जहां 2014 और 15 में केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को बजटीय आवंटन 27,359 करोड़ रुपए था, वहीं खासतौर से अब यह आवंटन 275% बढ़कर 1,02,749 करोड़ रुपए है। पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो चुकी है और इसी वजह से लगातार पूर्वोत्तर भारत का विकास हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 2014 की तुलना में 147% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 16,125 किलोमीटर है। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी को लगातार पूर्वोत्तर भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर के 4,525 गांवों तक 4G कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है, जिससे लोग डिजिटल समावेशन की तरफ बढ़ सकें। 5,600 गांव 3,715 करोड़ रुपए के बजट से डिजिटल भारत निधि के तहत कवर किए गए हैं। वैश्विक मंच पर अब पूर्वोत्तर की अनूठी कला और जो संस्कृति है वो छा रही है। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली मोइदम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय विविधता में एकता के विचार से प्रेरित है और इसी को लेकर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कम्युनिटी ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म क्षेत्र के किसानों को सशक्त बना रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में 3,580 स्वीकृत परियोजनाओं में से 2,438 को पूरा किया गया है। और आपको बता दें, दिल्ली में जो आयोजन हो रहा है अष्टलक्ष्मी महोत्सव का, ये पहला संस्करण है जिसमें लगातार बताया जा रहा है किस तरीके से विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों का कपड़ा क्षेत्र पर्यटन के अवसर और पारंपरिक शिल्प कौशल को किस तरीके से सरकार के प्रयासों के चलते बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जाना आपने पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, अष्टलक्ष्मी जो है वहाँ पे किस तरीके से विकास को गति प्रदान कर रही है वर्तमान सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।